बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है, तो दूसरी जानब पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए धांधली किए संगीन इल्ज़ाम लगा रही है। सवाल ये है कि अगर हर इंतखाबात के बाद हारने वाला धांधली का शोर मचाए और जीतने वाला इसे अवामी मैंडेट करार दे, तो फिर अवाम का इत्मीनान आखिर कहाँ कायम होगा। इधर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये बयान के मौजूदा निज़ाम कोलैप्स हो चुका है, नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत है, सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा रहा है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जब खुद हुक्मरान इस निज़ाम को नाकाम करार दे रहे हैं, तो फिर वक्त आ गया है कि अना की सियासत छोड़कर कौमी मफाहमत की राह इख्तियार की जाए। तमाम सियासी कुव्वतों को एक मेज पर बिठाया जाए, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई पर गौर किया जाए और एक जामिया कौमी डायलॉग का आगाज किया जाए। क्या कौमी डायलॉग वक्त की अहम जरूरत बन चुका है? ये सियासी माज आराई ही मुल्क की किस्मत में रहेगी। इन्हीं तरह मगर अहम सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वाकई अवामी मैंडेट है या धांधली के इल्जामात में भी कुछ वजन है? पाकिस्तान में जो पहले तरीका करते वो 1970 था। 1970 के वो इंतखाबात थे जिनको सब चाहे पाकिस्तान पर वहां पे मुजिबुर्रहमान से जीत गए, पार्टियां सब हार गए। भुट्टो साहब तकरीबन क्लीन स्वीप तो नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन गए। इतनी बड़ी कि जब मुल्क के इंडिया कबूल नहीं किया तो अपनी हुकूमत भी बन गई उनकी। शराफत दुरानी साहब दूसरी बड़ी जमात थे। उसके बाद मुझे 1938 1990, 93, 96, 2002, 2008, 2013, 2018, 2024 इलेक्शन जिसको मुस्लिम लीग जीती, पीपल्स पार्टी ने कहा गांधी है, पीपल्स पार्टी जीती नकाराती हो गई। अगर पीटीआई जीती तो उन्होंने कहा हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन आप एक बात है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये जमहूरियत नहीं है, ये हाइब्रिड जमहूरियत है, इंतहाई आला क्लास की जमहूरियत है ये। अब इसके अंदर आप ये देखें कि वही तमाम इल्जाम जो 2024 में पीटीआई ने लगाए थे, वही तमाम इल्जाम आज पीपल्स पार्टी नून लीग पर लगा रही है। बिलावल भुट्टो हो, कायरा साहब हो, नैयर बुखारी हो, शर्जील मेमन हो, मगर अपना उनके सीएम सिंध के वजीर आला बहादुर क्या, सबका यही कहना है कि ये इलेक्शन फार्म 47 नहीं, फार्म 47 प्लस है। यानी कि फार्म 47 से तो इसका मतलब ये है कि उस फार्म 47 को पीपल्स पार्टी तस्लीम कर रही है कि 47 जो फार्म 47 है ये 2024 में वाकई हकीकत था, ये गलत नहीं था। आज के इलेक्शन की वजह से आमने सामने भी आए हैं और फिर वही काम शुरू हो गया है कि ये चोर है, ये चोरों के सरदार है। वही सारे बयान, वही सारी रिपीटेशन,
इसलिए कि इनका ये ख्याल है कि पीटीआई तो खत्म हो गई है, अब हम ही हम है, लगा दोबारा आपस में गंदे कपड़े धो रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती हो रही है। विभांगे दोहल कह दिया कि आप अवामी मैंडेट से नहीं आए हुए हैं, पहले जो आपकी हुकूमत बनी है। साफ तौर पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया, और अब भी उन्होंने कह दिया कि आजाद कश्मीर में। तो क्या आप समझते नहीं है कि ये हुकूमत, और एक तो हुकूमत जो है वो वाकई खत्म हो गई, और दूसरा ये कि क्या वजीर आजम को कॉन्फिडेंस का वोट दोबारा नहीं लेना चाहिए? हमारे यहाँ इतना सियासी खिलाफियात कहां से आ गई? यहाँ पूरी दुनिया में कोई अगर उसको एक सीट की पर्ची हासिल है, हमारे यहाँ तो लोटे निकाले जाते हैं। आज तक चल रहा है। हमने जोड़ा था कि अब 8वीं तरमीम के बाद जब 18वीं तरमीम आई थी, लुटाई नहीं होगा, लेकिन पीटीआई वालों को जिस तरह लुटा बनाया गया और जिस तरह केपी हाउस में बैठ के सबने अपने वोट बेचे उस सबके सामने, और उसके बाद नई नई मिसालें कायम होती रही लोगों की, और लोगों को फिर आप ये देखें कि जब पंजाब में इलेक्शन हो गया था हमजा साहब को, वो कैसे फारिग हुए? लोगों ने घर भेजा, इलेक्शन में फारिग हुए, नहीं जीत सके। तो बात यह है कि अगर जेन्युइन इलेक्शन होगा, अगर ईमानदाराना इलेक्शन होगा तो साफ सुथरे कह रहे हैं कि ये हुकूमत अवाम की मैंडेट से नहीं आई। दूसरी तरफ इनके अपने अहम वजीर जो हैं वो कह रहे हैं, वजीर दाखिला, कि जनाब ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। सिस्टम कहाँ पे है? मुझे वो बता दीजिए। इसी पंजाब में गुज़श्ता एक साल में 900 से ज्यादा अफराद और अदालत के बगैर, यानी कि अदालती हुक्म के बगैर सीटीबी ने गोली मार के जान से मार दिया, उनको उड़ा दिया, उनके मर्डर हुए, स्टेट हुए। मैं इसे कदर कहता हूँ, पुलिस जिसको बगैर किसी वजह के मारती है, या तो पुलिस मुकाबला, मैं उस पुलिस मुकाबले को मारता हूँ जिसमें 2 पुलिस वाले भी मरते हैं। ये कैसा पुलिस मुकाबला है कि 4 बंदे आए, छुड़ाने आए, ऐसा चुरा के अपने बंदा मार के चले गए? ये पुलिस मुकाबला नहीं होता, ये ढोंग होता है। ये बात करता है कि मैं बोल रहा हूं, हमें पता होता था, हम उस ऐसे ढोंग मुकाबले की जगह पर जाते ही गाड़ी आती थी, बंदे को उठाते थे, गोली मारते थे, गाड़ी में डाल के ले जाते थे। वहां पे आप कौन से जवाब मिलेंगे? जहां जेन्युइन मुकाबला होता है, ये अगर ये सिस्टम है जो गुज़श्ता एक साल से पंजाब में चालू जाता, आज मुझे ये बताइए अब वो सिस्टम कहां चला गया? आई एम सॉरी, एक ताकतवर शख्स जो के वजीर आजम का रिश्तेदार का नवासा है, वो सीटीडी का वाली बंदूकें भी चलना बंद हो गई। अब क्यों नहीं हो रहा? कराची में 1.5 साल की 25 हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्शन की वजह से ये शहाबुद्दीन अहमद साहब, एक तरफ मोहसिन नकवी साहब कहते हैं निजाम कोलैप्स हो गया है, दूसरी तरफ कहते हैं यही हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आपको नहीं पता ये बयान कौन चलाता है और कहां से आते हैं? जो चाहे आपका उसने करिश्मा साहब इस हाइब्रिड निजाम को चलाना है,
ये बयान आते रहे। ये बयान इसलिए आते हैं कि आपको बताया जात में रहे, आगे मत जाए। अब मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी ने इतना तलख रवैया अभी तक प्यार किया हुआ है। वहां पे एक मुलाकात हुई थी चांद साहब, नजीमुद्दीन चांद, और मुकाबले पे थे अमीर मुकाम और ये राणा सनाउल्लाह। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के बंदों को बुलाया और कहा पीपल्स पार्टी को बोलने तो तुमने नहीं बोला, मजीद तबर आएगा, वो मजीद इनको नंगा करेंगे, इस सिस्टम को नंगा करेंगे, उस हकीकत को नंगा करेंगे। कौन कौन जीता था उन्हें भूले नाम नहीं है, बिलावल है। उन्होंने कहा वो जो सीट पर बैठी है और वो जो पीएम की सीट पर बैठा है वो दोनों भारत 47 की पैदावार है। नाम नहीं लिया बस मरियम बीबी का। शहाबुद्दीन अहमद साहब, सनाउल्लाह ने भी तो कह दिया है, राणा सनाउल्लाह ने, कि अगर हम 47 के 45 के हैं तो सदर साहब कौन से वाले के हैं, फिर कौन 48 49 के हैं, फिर वो हमारे ही से बने हैं। सदर साहब ना 47 के है, ना 48 के, ना 45 के, वो 47 के जरिए जीत कर आने वालों के वोट से बने हैं। ये कह रहे हैं। अच्छा सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, मोहसिन नकवी साहब ने इस सिस्टम के कोलैप्स के बाद इसका हल बताया है कि जनाब नए यूनिट, नए सूबे जो हैं वो वक्त की जरूरत है। आप समझते हैं कि नए यूनिट और नए सूबे बनने से सिस्टम दोबारा जाग जाएगा, कोई सिस्टम में कोई ओवरऑल हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के 4 सूबे इधर थे, एक सूबा मशरकी पाकिस्तान था। अयूब खान साहब ने बराबरी लाने के लिए एक 1 यूनिट बना दिया ताकि हम कहें कि हम तुम्हारे बराबरी है मशरकी पाकिस्तान के। पैरिटी फिर भी नहीं थी, हम आबादी में बहुत कम थे उससे, रकबे में ज्यादा थे। लेकिन उसके बाद जब जियाउर रहमान साहब आए तो उनके दौर में कोशिश की गई कि डिवीजन की बुनियाद पे तकसीम कर दिया जाए पाकिस्तान को छोटे छोटे। ये तजवीज था भाई, उसका मकसद को बुरा नहीं था, वो एक बेहतर मकसद है, आप उसके जरिए डिलीवर कर सकते हैं। आज राजनपुर से किसी चर्च को काम हो, अटक में किसी को काम हो तो उसको सिविल सेक्रेटरी लाहौर आना है, जहां घुसने की भी इजाजत नहीं है। अब एक इंतजामी तौर पे ऑफिस बना दिया है जनूबी पंजाब का, वहां पे डमी अफसर बैठे में, उनके पास वो इख्तियार नहीं है जो पंजाब में है, हिमाचल पंजाब में। तो ये इख्तियार बांटने के लिए था। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप आज बहुत पहले ये काम कर लेते, चाहे बलोची और पख्तून की बुनियाद पर तकसीम कर देते, तो बहुत सारी कवायदें जो बाद में हुई वो रुक जाती। बलूचिस्तान 3 या 4 हिस्सों में तकसीम हो गया था, तो ये जो आज वहां पे लाशें गिर रही हैं, जो बगावत पैसे लेके बाहर से इंडिया की तरफ से, इजराइल की तरफ से और माजरत के साथ मशरिक के मुस्ता के हमारे कुछ मुसलमान दोस्तों की तरफ से बलूचिस्तान में बगावत कराई गई, कराची के अंदर जो लाशें गिरी, ये भी मशरिक के मुस्ता का पैसा था। हमारी दवाई इस तरह से हुई क्योंकि हमने अपने आप को सुकेड़ा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम्हारे शहर बड़े हो जाए तो शहर नए बसा। 14 साल पहले जो मेरे नबी ने कहा कि इसकी जुर्मत कहने वाला है, अगर
क्यों बाकी शहर में सहूलत नहीं देते रहे? सारी सहूलत लाहौर में बना दी, बनाए। आज हमें याद आ रहा है, हमने तो अपने पंजाब के लोगों को शराब पानी नहीं दिया। आप सिर्फ आपसे हो जाएगी, आपके पेट के तमाम अमराज खत्म हो जाएंगे और उससे रिलेटेड तमाम अमराज खत्म हो जाएंगे। की तरजीहात में नहीं है। अब लाहौर के बाद जो है इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए हैं और वहाँ फ्लाईओवर और रोड वगैरह जो है वो बनाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम बड़ी फास्ट जो है वो तेजी से इन मंसूबों को मुकम्मल करेंगे। लेकिन जहाँ ये बातें हो रही हैं, सूबे की बातें हो रही हैं, यूनिट की बातें हो रही हैं, वहां कहा जा रहा है कि ये यूनिट और सूबे उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक कोई कौमी डायलॉग नहीं होगा। उसके लिए आपको इमरान खान को, सियासी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा और एक टेबल पे क्या आप इन हालात में देखते हैं कौमी डायलॉग? शाह साहब सूबा बनाने के लिए सबसे पहले कानून के मुताबिक उस सूबे की असेंबली से करारदाद पास करवानी है, जो जरिए से जैसे कि असेंबली के लिए पास कर चुकी है। सूबा बना दो, लेकिन वही तरकीब लेके वही करे जबरदस्त से पास करे, सूबा बनाया जाए, लेकिन हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमने ये प्रोसेस इतना मुश्किल में उसका जो हल निकाला था वो बेहतरीन दावत मुशर्रफ साहब ने निकाला था कि जो जिला है उसको ताकतवर कर दो। लेकिन हुआ क्या, ग्रामीण की हुकूमत आई, इन्होंने धार्मिक तकसीम तरमीम की, उसमें एनएफसी अवार्ड में 56% सूबों को दे दिया। अब सूबों ने पैसा पीएफसी की बुनियाद पर अजलात को देना था, अब ये अजलात को नहीं दे रहे। उसका तरीका क्या रखा है कि ये पैसा अपने पास रखते हैं, पंचायती इलेक्शन भी नहीं करा रहे, लिहाजा वो पैसा सूबा नजरिया एडमिनिस्ट्रेटिव जो के डिप्टी कमिश्नर तो फिर ये खर्च कर रहा है। अब उसकी मर्जी है सूबे की, तो जहां मर्जी खर्च करे, पीपल्स पार्टी करे तो दूसरे सिंध करे, मुस्लिम लीग नोट करे तो लाहौर की तरजीह करे। खानदान वाले हमारे सर पे मुसल्लत है 35 साल से, ये ना तो सूबे बनाना चाहते हैं, ना अपने इख्तियारात और फंड्स जो है वो नीचे कौंसल तक जाने देना चाहते हैं, बल्दियाती निज़ाम का इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना ही उसे फाल करना चाहते हैं। जब ये सारा कुछ ही करना नहीं चाहते तो फिर क्या आप समझते नहीं है कि कौमी डायलॉग ही इस वक्त की अहम जरूरत है और वो ही कर लेना चाहिए? देखिए आप कौमी डायलॉग कर रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे रेफरेंडम कर रहे हैं। रेफरेंडम के नाम पे तो यहाँ मजाक होता है। मुझे आपको मेरे ख्याल है मुशर्रफ का रेफरेंडम याद होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे, सिनेमा में, हर जगह वोट डाल सकते थे। लाहौर में लाहौर का हमला ट्रकों में, गाड़ियों में भर के उन पोलिंग स्टेशनों में ले जाया जा रहा था जहां वो वोट डाल देता। वो जाते थे, पर्ची पे वोट डालते थे, आगे चले जाते थे। किसका शनाख्ती कार्ड और किसका वो ठप्पा लग रहा था, मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम ले लिया। समझते हैं इन हालात में
कि किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, सियासी मफाहमत की है, इंतखाबी इस्लाहात की है, नई इंतजामी यूनिट्स की है, या मजबूत जमहूरी इदारों की है? किस चीज की जरूरत है इस दलदल से निकलने के लिए? जिस चीज की जरूरत है उसका इशारा, जिस चीज की जरूरत है उसका इशारा मुझे दे चुके हैं कि कांग्रेस सड़कों पे आके तो फिर क्या करोगे? अजीब आंसर है। तो क्या पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया को पागल नहीं चल पाएगा? कांग्रेस पाकिस्तान पार्टी आपके 9 करोड़ का आक्रोश है। किसी का बाप नहीं रोक सकता उनको, कोई स्प्रे, कोई पानी, कोई गन उनको खत्म नहीं कर सकेगी। काकरोच आएंगे ये भी तो किसी की पुष्टपनाही में ही आएंगे ना, एमी तो नहीं आएंगे। आपका मतलब है इंडिया में जब काकरोच आए हैं, काकरोच जनता पार्टी आई है, वो किसी के बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। स्टूडेंट बांग्लादेश में ये फर्क है, बांग्लादेश में ये फर्क है कि वो काफी जरूरी थे जब उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी 1996 में। हम तो आज भी जमहूरी नहीं है, हमें जमहूरियत की जीन का भी नहीं पता। जमहूरियत सियासत और चौधरी की स्कीम सब बेकार, सब नाकाम, कोई भी नहीं जी, सारी जी में खत्म। कांग्रेस चाहे और हुकूमती में जलाना आ जाए, हुकूमती इनकलाब ना आ जाए, खुदा के वास्ते इस मुल्क को उस वक्त से बचना है। अगर आज मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि निजाम बचा लो, सिस्टम ठीक कर लो, मुल्क चला लो, तो भाई अगर ये नहीं हुआ कब तक लोग भूखे मरेंगे? इस मुल्क की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। नकवी साहब तो कह गए, लेकिन अगर आप देखें जमीनी हकाइक को तो फैसला साजों ने, ताकतवर हलकों ने ही सिस्टम को सेट करना है, सिस्टम को लेके आगे चलना है। को आसमान से हमें इस हकाइक को तो मानना पड़ेगा ना जो जमीनी हकाइक है। अच्छा मैं जानता हूं कि जिस दिन उसने फैसला कर लिया जो कदम पर किसी का फैसला नहीं चलेगा, तब तक वो अपनी इस मखलूक को बढ़ते देखेगा, तब तक इस मखलूक को गाजियाबाद थाने के अंदर रेप होता देखेगा, तब तक 3-3 साल के बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते कि रेप हो जाएंगे। कब तक होगा ये? कहां है कानून? आईनी अदालत भी बन गई अब तो, किस लिए बनी? इसलिए बनी है कि कोई कानून के नाम पे अगर 900 बंदे मार रहा है तो यार पूछो तो सही, हमें तो हम मारते हैं, सजा देती है कि पाकिस्तान की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी आती है कि इन खबीसों ने आज तक कभी फिंगरप्रिंट उठाए? इन्होंने कभी 5 स्पॉट से कोई चीज इकट्ठी की है? इन्हें तो कैमरे के सबूत तक इकट्ठे करने आते, कैमरा देख के गोली मारते हैं कि हमने मार दिया कि जज के पास जाएंगे तो छोड़ देगा। तो भाई तुम जज को सबूत हो, जज को ये वो निशानदेही करो कि ये किया है और ये इसका सबूत है, हम वो मुहैया नहीं करते। में यहाँ के हुक्मरान की तरजीहात ही अवाम नहीं, ना इस्लाहात उनकी तरजीहात है। उनकी तरजीहात तो अपने इक़्तिदार को बचाना, खुद को बचाना और पैसा कमाना हो। वहां आप कहते हैं कि जनाब वहां सिस्टम ठीक हो जाए, वहां पुलिस ठीक हो जाए, वहां
अदलिया ठीक हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? आप ये बताएं कि आप इनकलाब आता हुआ देख रहे हैं, काकरोच आते हुए देख रहे हैं, या सदारती निजाम आता हुआ देखते हैं, क्या देख रहे हैं, या आखिर में मार्शल्ला आता हुआ देख रहे हैं? सदारती निजाम तो यहाँ नहीं आएगा, सदारती निजाम तो यहाँ नहीं आएगा। मेरा तो फहमी है लोगों की, यहाँ पे जमहूरी निजाम है, यही कायदे आज़म ने चुना था, 47 का चुना हुआ निजाम है। सदारती होता तो फिर कायदे आज़म फिर सदारत करते, खुद गवर्नर जनरल बन के ना वजीर आजम बनाया था। सदारती निजाम आया था सिर्फ अयूब खान का, सदारती निजाम था। उस निजाम के लिए उसने 20 मेंबर्स बनाए थे कि ये मुझे चुनेंगे, एक अलग चीज थी। मुझे बताइए उसके बाद आज तक कोई सदारती निजाम आया? साहब ने 8वीं तरमीम के जरिए अपने आप को ताकतवर बना लिया था, इस शक्ल में कि वो गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म को घर भेज सकते थे, और वो उन्होंने भेजा जुनेजो को। फिर उनके जो जानशीन आए तो अब सिविल ब्यूरोक्रेट के अब्बाजान जनाब गुलाम ज़ाहिर खान साहब, उन्होंने बेनज़ीर को भी भेजा, नवाज शरीफ को भी घर भेजा। देखिए उसके बाद फरूक लगारी साहब आए, अब ये सदर ही थे ना, सदारती निजाम नहीं था, सिर्फ एक इख्तियार था 8वीं तरमीम का। ताकतवर हलकों के सरबराहों की ख्वाहिश तो रही है ना कि सदारती निजाम ले आए, सदर बन जाएं और सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख के चलाएं, लेकिन वो नहीं हुआ तो एक अलग बात है। ये कोशिश हो रही है। आपको कौन सदर की सूरत में चलेगा, मुझे ये बताइए। अरे वही चुनेंगे जो सदारती निजाम मंजूर कर रहे हैं, जो 27 में मंजूर कर रहे हैं। नहीं। जो इत्तेहादी बन के इक़्तिदार में बैठे हुए चिमटे हुए हैं, जो हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं। सदारती निजाम उनके लिए नहीं आ रहा। अगर आज वाले सदारती निजाम की बात हो रही है तो इस निजाम को हाइब्रिड बनाने वालों के लिए हो रही है, इनके लिए, ये चिट कपड़ों के लिए नहीं हो रही है, सफेद पोशों के लिए नहीं हो रही है। सदारती निजाम कोई और है दिखाई देता है। मुझे तो ये बताइए आखिरी सवाल कि आपको आगे मुस्तकबिल में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या सिस्टम ला रहा है, क्या हो रहा है? फिल वक्त तो आप मशरक़े वस्ता में बहुत मसरूफ है। आपने पहले अकेले सऊदी अरब की जिम्मेदारी ली थी, आज कुवैत की भी ले ली है, तुर्की की भी ले ली है। तुर्की पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान पे हमले का मतलब तुर्की पे हमला होगा, सीरिया पे हमला होगा तो मतलब तीनों पे हमला होगा। आपके फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने आपकी फौज की इतना मजबूत और इतनी साख बना दी है कि सारी दुनिया अब पाकिस्तान की अफवाज की जानिब देख रही है और अब उनको अपना मुहाफिज समझ रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पाकिस्तान में वो मुहाफिज में पूरी दुनिया में अपना मुहाफिज नहीं समझ रही, वो मीडिएटर काम कर रहे हैं। तुर्की से लेकर कतर तक सारे जो कह रहे हैं सऊदी अरब तक कि आप हमारी हिफाजत करेंगे, वो वायदे कर रहे हैं। दुबई नहीं कह रहा, दुबई नहीं कह रहा भाई, दुबई नहीं कह रहा। दुबई तो एंटी सऊदी अरब में उनकी जंग हो रही है। दुबई की अपनी फौज है, बहुत ताकतवर है। दुबई ऐसा नहीं है, इधर मजाक नहीं है। बहुत सारी चीजें बहुत मजाक है। आप अब सुन लेना, मैंने है हमारा कराची तमाम एयरलाइन का नेशनल स्टाफ
कराची टू मशरक करीब, कराची रोक के आगे जाते थे। बेहतरीन डेस्टिनेशन कराची का समुंदर था। आपकी ग्वादर बेहतरीन बंदरगाह थी, जहां से पूरी दुनिया के जहाजों को जो गुजरते वहां पे अपना सामान उतारते, लोड करते, कराची में करते। हमने सब कुछ गवा दिया, दुबई ने सब कुछ छीन लिया। और उनकी जो ड्राई पोर्ट की जो कंपनी है, उनकी जो पोर्ट ट्रस्ट है, वो हमने कर रहे हैं। अंदाजा लगाए अपने अरबों डॉलर के लिए हमें पैसे देंगे। कीमत आके हम जो अपनी एयरलाइंस भी बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं। लेकिन क्या इसके अदारे बराए फरोख्त हैं, इनके वसाइल बराए फरोख्त हैं? क्या ये जो हमारे सर पे मुसल्लत हुक्मरान है ये बराए फरोख्त नहीं है? सर आपने अपने एयरपोर्ट को दिए हुए, अपने कर्जों के बदले जो लिए हुए हैं, आपके मुल्क के बेशुमार अरसाचे जो है वो कर्ज है। आप ना अदा करें चीन को, वो उसके हो जाएंगे। सैयद शहाबुद्दीन साहब, अवाम ही बराए फरोख्त रहेंगे। अवाम ने हमें विरोध किया है और हुक्मरानों ने हमें विरोध किया है, हमसे वोट लेकर। तो हम हुए, हमारा मुल्क हुआ, हम भूखे नंगे हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग चटनी से रोटी खाते थे लेकिन खुशहाल थे। आज लोगों को जिस तरह पहुंचा दिया है, वहां पे लोग, मैं दुनिया में देखा है, भूख नंगा देखी है, बातें करते हैं। मैंने दुनिया के 70 मुल्क देखे, मैंने 8 साल मर्चेंट नेवी सर्व की है। नौजवानी में बस बीए करके मैं निकल गया था घर से इम्तिहान देके। बदकिस्मती से वहां देख के आया था। आज तकलीफ होती है जब पाकिस्तान में लोग कूड़े चढ़ा के खा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब। नाज़रीन, हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे दौराहे पर खड़ा है कि जहाँ सियासी इस्तेहकाम, मजबूत जमहूरी अदारे, शफाफ इंतखाबात, मुअस्सर हुक्मरानी और मुआशी बहाली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इन इख्तिलाफात का हल आइन, कानून, मुकालमे और अवामी मैंडेट के एहतराम के जरिए ही मुमकिन है। यही वाहिद रास्ता मुल्क में पायदार इस्तेहकाम, कौमी यकजहती और अवामी इत्मीनान को मजबूत बना सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ने